अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट टॉक में आप लोगों को खुशामदीद है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तकरीबन 9 अक्टूबर के बाद अब तकरीबन नवंबर भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। काफ़ी कशीदगी रही है, बॉर्डर्स के ऊपर मिलिट्री एक्शंस होते रहे हैं, एयर रेड्स होती रही हैं अफ़गानिस्तान में, तिजारत बंद है और बहुत सारे मसाइल रहे हैं। और सिर्फ इस सब मसाइल की जड़ अगर आप कह लें या बोन ऑफ कंटेंशन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो है TTP एंड हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, यानी दो मिलिटेंट ग्रुप्स जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त बहुत पेचीदगियों से और बहुत मुश्किल मराइल से गुजार रहे हैं और गुजारा हुआ है, क्योंकि मिलिटरली एक बहुत सिचुएशन एक प्रिकेरियस है, बहुत पेचीदा सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया सर्किट के ऊपर भी, और मैंने बहुत देखा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये डिबेट होती रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बफर जोन बना दिया जाए, या पाकिस्तान फ़ौज को बाय फोर्स बफर जोन क्रिएट करना चाहिए, बना देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बॉर्डर को आगे ले जाना चाहिए। और इससे ये होगा कि ये जो दहशतगर्दी का ये जो मसला है ये एकदम से हल हो जाएगा। अच्छा, ये मैं अपने ज़ाती एक तज्ज़िये में आपको ये बात कर दूं कि ये जो डिबेट है ना, ये ड्राइंग रूम की गपशप तक या एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की हद तक बहुत अच्छी है। ग्राउंड पे जब आप जाते हैं ना, और जब आप ग्राउंड को जाके सिचुएशन को देखते हैं, और अगर आप पिछले 15-20 साल के हालात व वाक़यात को, मिलिट्री ऑपरेशंस को, तालिबान के साथ आप बैठ के बात करते हैं। बीइंग जर्नलिस्ट हमारा तो काम है हर तरफ बात करना, तालिबान के साथ भी, अफ़गान तालिबान, TTP हो या और कोई मिलिटेंट ग्रुप हो या पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हों, तो तब आप कहते हैं कि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और दूसरी बात है कि आप जब ग्राउंड पे खुद जाते हैं, जब आप सारे इलाके वज़ीरिस्तान से लेके ऊपर चतराल तक, या ट्राइबल एरियाज़ की अगर बात करें तो बाजोड़ से लेके वज़ीरिस्तान तक अगर आप देखते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि ये कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल है। अब कुछ मिसालें ले लेते हैं तारीख से, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा आसानी हो। आम फहम में मैं समझा दूँ, बफर जोन का मतलब ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान का जो बॉर्डर है इसके साथ TTP बैठी हुई है लोया पख्तिया रीजन में, या निंगरहार में, या कुनड़ प्रोविंस में, इन 5 सूबों में। तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौज आगे जाए और 30-40 किलोमीटर का इलाका ले ले और उसको संभाल के रखे, और ये TTP का ये जो मसला है ये फिर हल हो जाएगा, और इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दिया जाएगा इन इलाकों को, या इनको पीछे से धकेल दिया जाएगा। तो इससे जो है ना ये मसला पाकिस्तान की तरफ आने का ये हल हो जाएगा। ये मकसद है इस बफर जोन के कॉन्सेप्ट का, क्योंकि ये कोई जितने भी तज्ज़िया निगार आते हैं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि जब ये कहते हैं कि सीरिया में इस तरह से हुआ था, अभी रिसेंटली 2019-20 में उन्होंने करके दिखाया है टर्किश आर्म्ड फोर्सेस ने, तो पाकिस्तान भी यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करे यहाँ पे। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि जब तक आपने देखा ना हो ये इलाका, तो ये कहना और करने में बहुत फ़र्क है। तो ये आम फहम में आम लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाना था। अब बफर जोन का जो कॉन्सेप्ट है ये 19वीं सदी के अवाइल से चलता हुआ आ रहा है। जब ग्रेट गेम चल रही थी यहाँ पे, ब्रिटिश अम्पायर थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनकी हुकूमत थी, और रशियन अम्पायर जो थी वो भी फैल रही थी, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया था ऑलमोस्ट, ताजिकिस्तान तक वो लोग भी पहुँच आए थे। तो दोनों जो ग्रेट पावर्स थी, यानी ब्रिटिश अम्पायर एंड रशियन अम्पायर, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे। और ये होता भी इसी तरह से है, दो सुपर पावर्स जो होती हैं कभी भी आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे कभी भी नहीं जाती। हमने कोल्ड वॉर में भी ये देखा, और मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी की थी US और चाइना के मिलिट्री पर्सपेक्टिव को देखते हुए, उनके इम्बैलेंसेस को गेज किया था कि चाइना और अमेरिका भी कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है। तो उस वक्त भी अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पे छोड़ दिया गया था। यहाँ पे हुकूमतें तो थी, बाद में मीर अब्दुर्रहमान की आई, और उनसे आगे बाद के अमीर आते रहे, अमीर अमानुल्लाह खान तक। तो ये बफर स्टेट ही रहा। हुआ ये कि 1879 में जब ट्रीटी ऑफ गंदामक हुई सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, तो उसमें भी अफ़गानिस्तान का फॉरेन पॉलिसी वगैरह ब्रिटिश अम्पायर को दे दी गई थी। और ब्रिटिश अम्पायर ने उससे पहले जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1839 में, तो वो जब गए भी थे वहाँ पे, और उसके बाद 1842 में, और गंदामक का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि निंगरहार में है, और यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था। ब्रिटिश फोर्सेस जब रिट्रीट करके जनरल एल्फिंस्टोन की जो आर्मी थी जब वो वापस आ रही थी, उनको बुरी तरीके से मैसेकर कर दिया गया था, और एक डॉक्टर ब्राइडन कहा जाता है उसको जिंदा छोड़ दिया गया था। ये तो खैर चलें, एक मैंने साथ साथ एक तफसील आपको वैसे बता दी।
बट बेसिकली जब दोनों अंपायर्स के दरमियान बातचीत हुई तो वाखान कॉरिडोर के ऊपर 1873 का एग्रीमेंट हुआ, और ये जो अभी प्रेजेंट स्टेट वाखान कॉरिडोर है, ये भी रशियन अंपायर ने और ब्रिटिश अंपायर ने आपस में एक बफर स्टेट छोड़ दी थी कि इससे आगे आप ही नहीं आएंगे इस तरफ से, यानी कश्मीर से ऊपर या नॉर्दर्न एरियाज जो इस वक्त के पाकिस्तान के बनते हैं चतराल वाली साइड की, और उस तरफ से हम भी ताजिकिस्तान और बदख्शान से नीचे मतलब अफगानिस्तान से उस तरफ से हम भी नीचे नहीं आएंगे, एक बफर रहेगा। एंड सेम गोज फॉर होल ऑफ द अफगानिस्तान ऑल्सो। बट ब्रिटिश एम्पायर के अफगान गवर्नमेंट के साथ मसले चलते रहते थे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई 1839 में, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई 1879 में, ऑलमोस्ट 78 में सॉरी, और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई 1919 में। तो वो तो उनके मसले चलते रहे, बट रशियंस ऊपर से नीचे नहीं आ सकते थे क्योंकि वो सेंट्रल एशिया स्टेट्स तक ही पहुंचे थे। तो ये एक बफर जोन का एक कॉन्सेप्ट उस वक्त बड़ा कामयाब रहा दोनों अंपायर्स के दरमियान। ये बाद में रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई, और अभी जो पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना बफर स्टेट को, और ख़ास तौर पर टर्किश मिलिट्री की एग्जांपल दी जाती है सीरिया के साथ कि उन्होंने ये करके दिखाया, तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे तो दो अंपायर्स थे, ये याद रखें, ब्रिटिश अंपायर एंड रशियन अंपायर। तो उनके बीच में कोई नॉन स्टेट एक्टर या मिलिटेंट एक्टर्स इस तरह के नहीं थे जो इसको ख़राब कर सकते थे। तो वो दो अंपायर्स यानी स्टैंडिंग आर्मीज थी, उन्होंने आपस के बीच में ये इलाका छोड़ा हुआ था। बाद में जिस तरह मैंने कहा कि ब्रिटिश अंपायर के अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मसाइल रहे, एंग्लो अफगान वॉर, वो एक अलग कहानी है बट रशियन ने उसको अपने लिए थ्रेट महसूस नहीं किया। अब आते हैं जो सीरिया में क्या हुआ। देखिए सीरिया में 2010-11 से बशार अल असाद की हुकूमत थी, उनके खिलाफ लोगों ने अपराइजिंग की। बाद में उस अपराइजिंग को बहुत सपोर्ट किया गया, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए, फ्री सीरियन आर्मी बन गई, डेमोक्रेटिक सीरियन फोर्सेस के नाम पे ग्रुप बन गया, अलकायदा के लोग आ गए, अलकायदा का एक स्प्लिट हुआ, जबात अल नसरा बन गया। जबात अल नसरा में अभी जो सदर हैं अहमद अल शर्रा जो सीरिया को लीड कर रहे हैं, ये उस वक्त जबात अल नसरा में होते थे। अब एक बड़े एक सूट टाई पहन के आ गए हैं, और अभी रिसेंटली अमेरिका का दौरा भी उन्होंने किया। तो वहाँ पे एक किस्म का एक जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल था, गदर मच गया। तो बाद में हुआ ये कि रशियंस ने भी इंटरवेंशन की, रशियन फोर्सेस वहाँ पे बैठी रही सीरिया में, टर्किश तो साथ बैठे ही हुए थे। उनको कर्ड्स की तरफ से, पीकेके की तरफ से बहुत मसाइल का सामना था क्योंकि वो आज़ादी की तहरीक लेके चल रहे हैं और चल रहे थे उस वक्त भी। सेम गोज़ फॉर अमेरिकन ने भी लैंड किया क्योंकि दाइश भी वहाँ पे आ चुकी थी सीरिया के अंदर। तो एक हर किस्म का वहाँ पे एक आप कह लें रशियन फोर्सेस, टर्किश फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, अलॉन्ग विद दी ये जो जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अलकायदा, दाइश वगैरह सब वहाँ पे थे। तो टर्की को बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे नॉर्थ में, जो सीरिया के नॉर्थ में कर्ड्स की तरफ से, और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2019 में टर्की ने एक थ्रेट किया कि हम फिर अब बाकायदा अटैक कर देते हैं, क्योंकि अमेरिकन ऑन दी अदर साइड सीरिया में बैठे हुए थे और वो कर्डिश फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने अमेरिकन ने उनको समझा के उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि ऐसा करते हैं कि इस तरफ एक बफर जोन बना देते हैं, यानी एक सेफ जोन बना देते हैं, जिससे हम इनको भी नहीं आगे आने देंगे और आपने भी ऊपर से नीचे नहीं, साउथ से और नीचे नॉर्थ में सीरिया की तरफ नहीं उतरना। तो बट वो कामयाब नहीं हुआ, और वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो एक एग्रीमेंट था अमेरिकन और टर्किश के दरमियान, वो बाद में फॉलो आउट हो गया और टर्की ने 2019 में बाकायदा हमला किया सीरिया के अंदर। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और जो पीकेके मिल के उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो जब उन्होंने हमला किया तो यही सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने, पीकेके ने बाद में सीरियन आर्मी को जगह दी कि आप आ गए हैं। तो सीरियन आर्मी जब ऊपर आई नॉर्थ में तो एकदम से कन्फ्रंटेशन मोड पे आ गया टर्किश फोर्सेस और सीरियन। तब कहीं जाके वो अमेरिकन ने फिर वहाँ पे भी इस जंग को रुकवाया कि हो ना, क्योंकि टर्की अमेरिका एक एलाई भी है। ऑल उनकी नाराज़गी उस वक्त बहुत चल रही थी और इसके ऊपर अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे उस ज़माने में। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं तो इसके साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट में अगेन टर्की ने, उस वक्त रशियन फोर्सेस वहाँ पे थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और एक सेफ जोन बनाया, और जितना वो अंदर जा चुके थे उसके लेफ़्ट राइट पे सीरिया की आर्मी और रशिया की आर्मी उसको सिक्योर करते थे और टर्किश बीच में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे ये सूरत हाल थी जिसकी बार बार मिसाल दी जाती है कि जी एक सेफ जोन बनाया जाए। अब वो सेफ जोन जो बनाए गए या बफर जोन बनाए गए कि टर्की पे हमले ना हो,
उसका देखें दो वजूहत थी। एक तो रेफ्यूजीज को सेटल करना था। इन से दो सेफ जोन में तकरीबन 3-4 लाख सीरियन रेफ्यूजीज आके रह रहे थे। तो एक तो ये भी आप जहन में रखें। दूसरा ये कि इनको मिलिटेंट से फ्री किया जाए इन इलाकों को, ताकि टर्की के ऊपर हमले ना हो, बट वो हो ना सका, वो बिल्कुल भी ना हो सका और टर्की के ऊपर फिर भी हमले होते रहे। और वो फिर आपको बात बता रहा हूँ कि ये देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे ना वहाँ पे, वो इस चीज़ को बार बार नाकाम कर देते थे। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इस तरह का बफर जोन क्रिएट करके या सेफ जोन, कभी अगर हम इसको नाम दे दें, वो क्रिएट कर लें या बना दें उसको। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। 1993 में यूनाइटेड नेशन ने तकरीबन 6 जगहों के ऊपर बॉस्निया में, अगर आपको याद हो, बॉस्निया हर्जेगोविना और जिस यूगोस्लाविया टूटा, तो सर्ब्स और बॉस्नियन मुस्लिम थे और सर्ब्स उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो वहाँ पे यूएन ने एक सेफ जोन बनाया और उस सेफ जोन में एक में स्रेब्रेनाइका टाउन भी था। ये आपको मैप पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे यूएन गार्ड कर रही थी इस सेफ जोन को। सर्ब्स ने यहाँ पे हमला किया और मुसलमान जो यहाँ पे रेफ्यूजीज आके रह रहे थे उनको बेदरेग उन्होंने कत्ल किया, मास ग्रेव्स में फिर दफनाया और तकरीबन 8,000-9,000 के करीब लोगों को शहीद किया यहाँ पे सर्बियन फ़ौजियों ने। तो ये एक हमें मिसाल नज़र आती है कि एक सेफ जोन क्रिएट हुआ था, यूएन बैठी हुई थी, फिर भी उसको बचा ना सकी। लेकिन ये उस बफर जोन के कॉन्सेप्ट में नहीं है जो यहाँ पे दिए। तो उसमें मैं आता हूँ, मैं आपको सिर्फ सेफ जोन के कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर श्रीलंका में भी इस तरह से हुआ। यूएन ने सेफ जोन बनाए, रेफ्यूजीज़ वहाँ के पनाह लेने लग गए। फिर जब श्रीलंका ने एक ऑनस्लॉट किया एलटीटीई के ख़िलाफ़ 2009 में, तब वहाँ पे सिविलियंस की बहुत हलाकतें हुई। उसके ऊपर भी बहुत शोर गुगाह हुआ बाद में श्रीलंका के ऊपर। तो देखिए, जो कहने का मकसद ये जो सेफ जोन और बफर जोन का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कामयाबी बहुत मुश्किल होती है इसके अंदर। और मैंने आपको अभी दो मिसालें दी हैं। पहली मिसाल में तो चले कामयाब हुआ क्योंकि दो स्टैंडिंग आर्मीज थी, उन्होंने आपस में एक जगह छोड़ के रखी ताकि हम कन्फ्रंटेशन मोड के ऊपर ना आ जाए। सीरिया की जब आप मिसाल देते हैं ना यहाँ पे कि सीरिया में क्या हुआ, तो सीरिया में मैंने आपको बता दिया कि एक दफ़ा अमेरिकन के साथ सेफ जोन बनाने की कोशिश की गई, टर्किश ने, नाकाम हो गया। टर्की को हमला करना पड़ा सीरिया के ऊपर और उसके बाद वापस हटना पड़ा उन इलाकों से। सेम गोज़ फॉर, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में सीरिया के दोबारा सेफ जोन बनाने की कोशिश की या बफर जोन बनाने की कोशिश की कि यहाँ पे टेररिस्ट हम पे हमला करते हैं, हम आगे आ जाते हैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो रशियंस के साथ उन्होंने किया, कोशिश की, मिक्स रिज़ल्ट आया, उसका भी कोई इतना खातिर खा रिज़ल्ट नहीं है। अब तो सीरिया में सिचुएशन बहुत बदल गई है अहमद अल-शारा की हुकूमत के बाद। उसके बाद मैंने आपको यूएन की मिसाल दी कि उन्होंने बॉस्निया में एक सेफ जोन बनाया रेफ्यूजीज़ के लिए, उसका क्या हाल हुआ। सेम गोज़ फॉर श्रीलंका ऑल्सो। यहाँ पे इसमें आ जाते हैं कि ये जो फोर्सेस का स्टैंडिंग थी ना सीरिया में, तो आप ये देखें 2015 में रशियन Su-24 फाइटर जेट ने टर्किश एयरबेस को वायलेट किया था और टर्किश F-16 ने उसको गिरा भी दिया था और दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया था और दोनों पायलट्स को बाद में रेबल्स ने कत्ल भी कर दिया था जब वो पैराशूट से नीचे उतरे। तो ये सूरत हाल भी वहाँ पर रही है। जब आप सीरिया की मिसाल देते हैं ना, मेरे उन तजिया निगारों से और उन कमेंटेटर से ये सवाल है, जब आप सीरिया की मिसाल देते हैं तो तफसील से बताया करें। जब आप कहते हैं कि टर्की ने एक बफर जोन क्रिएट किया, तो ये तो टर्की की सूरत हाल रही है। वहाँ पे तो 3 मुल्क इन्वॉल्व रहे हैं, रशिया, टर्की, अमेरिका, बाकायदा उनके ट्रूप, स्पेशल फोर्सेस, उनकी फाइटर एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व रहे हैं सारे सेफ जोन्स को बनाने में, कोशिश करने में। वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स मैंने आपको नाम ले लिए, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस रही हैं, फ्री सीरियन आर्मी रही है, वहाँ पे अलकायदा रही है, वहाँ पे दाइश रही है। तो वहाँ पे एक नाकाम कॉन्सेप्ट हमने होते हुए देखा है, हमने वहाँ कामयाबी नहीं देखी। तो आप वो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करके पाकिस्तान फ़ौज को कह रहे हैं कि जी आप अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ के सेफ जोन को बना लें। अब आगे चल के देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में कैसे ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं। देखें, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लैंड इन्वेजन से रिलेट किया जाता है, यानी पाकिस्तान फॉर नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान। अब हम मैप पे देखें तो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान से पाकिस्तान फ़ौज आगे निकले और लोया पख्तिया रीजन में, यानी पख्तिया और जो खोस्त है, इस वक्त तो बॉर्डर तीनों का लगता है हमारे साथ, कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान का, ये पख्तिया के साथ, फिर खोस्त के साथ और पख्तिका के साथ लगता है। तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान, क्योंकि टीडीपी यहाँ पे तकरीबन 80% यहीं पर बैठी हुई है, तो यहाँ ये कहा जाता है कि जी, या उनके लीडरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या जाता है कि जी 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पाकिस्तान फ़ौज आगे जाए। तो जनाब ये तो बहुत आसान काम है, पाकिस्तान फ़ौज ये बिल्कुल कर लेगी, उसकी कैपेबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं है, एयर पावर पे पाकिस्तान फ़ौज की कोई शक नहीं है।
चले जाएंगे आप 30 किलोमीटर अंदर। आप सिर्फ एक सवाल अपने आप से भी करें कि इस वक्त नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में कितने बुरे हालात हैं, और उसके पीछे जो टांग डीए खान, बनू, लकी मरवत, टिल हंगू, कितने बुरे हालात हैं। टीटीपी का ऑनस्लॉट बहुत हैवी किस्म का चल रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। आप उनको ये कह रहे हैं कि ये इलाका भी छोड़ दें और आगे चले जाएं, तो आप अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे, आप उनकी टर्फ पे चले जाएंगे। मैंने लास्ट कमेंट्रीज में भी कहा था, वो चाहते भी यही हैं शायद अफगान तालिबान कि आप उनकी टर्फ पे आएँ। जब आप उनकी टर्फ पे अंदर जाएंगे तो फिर वो ग्रैंड चैंपियन है अपनी टर्फ में खेलने के और अपनी टर्फ में एक इंसर्जेंसी लड़ने के लिए। तो जब आप 30 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे तो आप कैसे, ये इलाका आपको संभालने में इतनी मुश्किल हो रही, तो आप आगे जाके कैसे इलाका संभालेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो पूरा भी समझाया करें, ये एक अर्ज है आप लोगों से। तो जब आगे जाएंगे तो आगे जो पाकिस्तान फौज के ऊपर एम्बुशेस होंगे, जो शहादतें होंगी, और ये आप उनके इलाके में जाके बैठेंगे, आपको सप्लाई लाइन आपकी लंबी हो जाएगी। क्या आप ये मिलिट्री एंडेवर ले सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इकोनॉमिकली ये वाइबल है? यानी आपको कम से कम 1-2 डिवीजन फौज, जिसका मतलब है 40-50 हज़ार ट्रुप सिर्फ इस पोजीशन या इस एंडेवर या इस एडवेंचर के लिए आपको लाने पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान फौज इस वक्त 2 फ्रंट स्टेट पे जिस वक्त चल रही है इंडिया के साथ, अभी तक हालात कुछ ज़्यादा खातर खा नहीं है, आप अपनी 40-50 हज़ार फौज मजीद यहाँ पे डिप्लॉय कर दें तो क्या सूरत हाल होगी? इकोनॉमिकली कितना वाइबल है? इसका खर्चा, इसके एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा? ये होता हुआ कम से कम, मैं फिर कहता हूँ, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के लिए, एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए कॉफ़ी के कप के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन है, बट ऑन द ग्राउंड जब आप जाएंगे टाइम की बड़ी कमी होती है। मैं आपको ऑन द ग्राउंड फिर मैप पे अगर आपको समझाऊं तो कुछ और आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान की फौज बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगी ये बफर जोन बनाने में। हाँ, एक तरीके से कामयाब हो सकता है कि अगर अफगान तालिबान कहें कि अच्छा हम यहाँ से रोकते हैं, आप यहाँ से ब्लॉकिंग पोजीशन लगाएं, इनको जो भी मिलिटेंट आप समझते हैं कि इधर बीच में है तो हम इनको स्क्वीज करके रखते हैं, यहाँ से इनको हिलने नहीं देंगे। उसके लिए आपको अफगान तालिबान की हुकूमत को राज़ी करना पड़ेगा। आया वो आपके साथ इस चीज़ पर राज़ी होते हैं? ये वही बात है कि अमेरिकन जब यहाँ बैठे हुए थे और अशरफ गनी और हामिद करजई की हुकूमत थी, तो उनकी नेशनल आर्मी भी यही कहती थी आपसे कि यहाँ वहाँ से हम ऑपरेशन करेंगे लोया पख्ती रीजन से या कंदहार से, हलमान से, और यहाँ पे आप ब्लॉकिंग पोजीशंस लगाएं। फिर भी ये लोग इस तरफ आ जाते थे। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो भी स्ट्रैटेजी होगी, मैं उस पर कॉमेंट इस वक्त नहीं करना चाहता क्योंकि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, प्रेजेंट बात करते हैं। बट उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट कामयाब नहीं होता था। अब शायद कामयाब होगा या नहीं होगा। अफगान तालिबान तो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं, हमले वहाँ पे हो रहे हैं, तो जिम्मेवार हम कैसे हैं? तो ये जब आप कॉन्सेप्ट इम्प्लाई करने का या इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो ये ग्राउंड सिचुएशन है, ये एक्चुअल रियलिटी है ग्राउंड के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट वर्केबल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मजाका खेज किस्म के तजिए भी मैंने सुने कि जी ड्यूरेंट लाइन को उठा के आप जितना अंदर ले जा सकते हैं ले जाएं। अभी अच्छे अच्छे लोग इस तरह की बात करते हैं तो अजीब सा लगता है। अगेन आई वुड से, और मैं लास्ट बहुत सारी कमेंट्रीज में भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स एग्जॉस्ट कर चुका है। लैंड इन्वेजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अफगानिस्तान के अंदर। मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, आपको बहुत सारी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी, एक डिवीज़न से ऊपर इन्फेंट्री या 7 आर्मर और मैकेनाइज का तो खैर काम नहीं है, बट आपको पैदल फौज और ये स्पेशल फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। फिर आपको इनके साथ सपोर्ट एलिमेंट देने पड़ेंगे, फिर आपको एयर पावर देनी पड़ेगी। तो ये तो आप भूल जाएं कि आप ये 30 किलो, फिर आप अंदर जाएंगे, फिर आपकी कैजुअल्टियाँ होंगी, फिर आपका ये इकनॉमिकली कितना वाइबल है नहीं है, पाकिस्तान की मीशत ये स्ट्रेंथ उठा सकती है कि नहीं उठा सकती। और अगेन लास्टली 2 फ्रंट सिनेरियो है आपका। इंडिया के साथ आप ऑलरेडी हॉट चल रहे हैं, त्रिशूल एक्सरसाइज उनकी अभी हुई हैं, रोज़ाना वो बहुत गर्मा गर्म किस्म के बयान दे रहे होते हैं। राजनाथ सिंह ने, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने बयान दिए कि सिंध भी हमारा ही इलाका है। यानी पाकिस्तान सिंध को क्लेम करने पे भी आ गए। कश्मीर तो दूर की बात, आप छोड़ दें आप। तो इस किस्म के हालात में अगर आप ये एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप करें। एग्जॉस्ट आप कार्ड अपने कर चुके हैं। आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर बाकायदा हमले किए फ़िज़ाई, खातर खा रिज़ल्ट हमें नज़र नहीं आया। अफ़गान तालिबान बैंड होते हुए हमें नज़र नहीं आए। अगेन टीटीपी इंटैक्ट है, उनकी लीडरशिप इंटैक्ट है, हाफिज़ गुल बहादुर की लीडरशिप इंटैक्ट है, उसमें भी हमें कोई तब्दीली या उनको हिट होता हुआ नज़र नहीं आया। बॉर्डर आपने बंद कर दिया। लास्ट मैंने कमेंट्री बहुत तफसील से उसके ऊपर की, उससे पिछली वाली सॉरी, कि कितना नुकसान हमें उसकी मीशत बंद होने की वजह से हो रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्रेडर्स हैं और बलूचिस्तान को, उनको कितना नुकसान हो रहा है, तो वो भी हमें देखने की ज़रूरत है।
तो कार्ड तो, और रेफ्यूजीज़ को भी आपने वापस भेज के देख लिया और अभी भी भेज रहे हैं, उससे भी अफ़गान तालिबान बेंड नहीं हुए। तो वो यहाँ से हमारे बहुत आला ओहदेदारान बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे कि अफ़गानिस्तान को थोड़ा बुरा बना देंगे, और अफ़गानिस्तान ना माना तो हमारे कार्ड ओपन हैं। आज देखें 2 महीने हो गए हैं, ये सब कुछ करके देख लिया अफ़गान तालिबान तो बैंड नहीं हुए। हमले उसी तरह से चल रहे हैं टीटीपी के खैबर पख्तूनख्वा में। और अब आप एक और कॉन्सेप्ट देने लगे हैं कि जी बफर जोन क्रिएट कर दें। तो बफर जोन के भी मैंने पूरी तफसील के साथ आपको बता दिया, मिसालें दे के आपको बता दिए कि कैसे ये इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल है, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप ये भी कर पाएँ। तो मेरी फिर दोबारा गुजारिश है कि जज्बाती तज्ज़िये और जज्बाती कमेंट्स नहीं होने चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी, फैक्चुअल रियलिटी को समझने के लिए मेरी फिर गुजारिश है कि अपना कैमरा, अपना माइक पकड़ें और आएँ वज़ीरिस्तान, आएँ मुमन, आएँ बाजौड़, आएँ डीआई खान बनू, आएँ बलूचिस्तान, आएँ खुशदार, लोगों से बात करें, लोकल मिलिट्री ऑपरेशंस को देखें, हालात का जायज़ा लें, अक्रॉस बात करके देखें, फिर आपको समझ आएगी कि ये हो कैसे रहा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक डिस्कशन करके एक प्रेशर बिल्टअप करना, कौम को मज़ीद जज्बात दिलाना, इससे हल नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया।